एक छोटी सी अपील भी करना चाहता हूँ। जैसा 2012 में निर्भया केस में हुआ था, हमने विक्टिम का जो नाम है उसको निर्भया नाम दिया था, निर्भया उसका असली नाम नहीं था। हमें इस आरजीकर हॉस्पिटल केस में भी एक ऐसे ही नाम की ज़रूरत है, निर्भया जैसे नाम की। मेरा सजेशन है रचिका। 15 अगस्त के दिन लोग भारत की आज़ादी को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं, बाकी फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्टीशन की यादों को याद करते हैं, उसकी बातें करते हैं और बताते हैं कि पार्टीशन के टाइम क्या क्या हुआ और उसकी वजह से लोगों को कितना दुख झेलना पड़ा, पाकिस्तान और भारत दोनों में ही। लेकिन हर साल की तरह 2024 का इंडिपेंडेंस डे नहीं था, ये कुछ अलग था। 2024 के इंडिपेंडेंस डे में ना हमने महात्मा गांधी या अंबेडकर या नेहरू या किसी फ्रीडम फाइटर की बातें नहीं की, ना ही हमने इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम के हालातों की बातें की। 2024 के इंडिपेंडेंस डे पर हमने एक रेप केस की बातें की। सही सुना, एक रेप केस। रेप केसेस इंडिया में रोज़ आते हैं और रोज़ बहुत संख्या में आते हैं। आप भी जब भी अपने इंस्टाग्राम खोलते होंगे, कोई सोशल मीडिया खोलते होंगे, आपको कम से कम 1-2 बार रेप केस के न्यूज़ मिल जाती होगी। आपने एक बार खोला, रेप न्यूज़ मिली, दूसरी बार ऐप खोला, फिर से रेप न्यूज़ मिली। ऐसे कम से कम आपको दिन में 5 से 6 बार बिना रेप के बारे में सर्च किया आपको रैंडमली रेप की न्यूज़ मिल जाया करती होगी और आप उसे इग्नोर कर दिया करते होगे, जैसे कि आमतौर पर लोग करते हैं, क्योंकि ये रोज़ की बात हो गई है। लेकिन इस बार कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में एक रेप कांड हुआ, रेप एंड मर्डर, जिसके बाद लोगों की आत्मा जागी और अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसी रेप केस ने इस बार के इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को अफेक्ट किया। अगर आपने 15 अगस्त के दिन ट्विटर चेक किया हो तो आपको पता चलेगा कि इस बार ट्विटर में जो ट्रेंडिंग हैशटैग होते हैं उसमें इंडिपेंडेंस डे का हैशटैग नहीं था। उसमें ज़्यादातर हैशटैग जो आरजीकर हॉस्पिटल में रेप एंड मर्डर का केस हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में था। आपको लिटरली 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे के बारे में अलग से सर्च मारना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको इंडिपेंडेंस डे का पोस्ट मिलेगा। ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंस डे का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे थे कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू मैन, और इसकी एक वजह है, क्योंकि देखा जाए तो आधी आबादी के पास आज भी रहने की, अपने हिसाब से रहने की, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की और अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की आज़ादी नहीं है। उन्हें आज भी दूसरी आधी आबादी यानी कि मर्दों की बातें सुननी पड़ती है। आज़ादी का मतलब क्या होता है? क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके ऊपर कोई फॉरेन शासक आकर शासन करते थे, आपने उनको भगा दिया तो आप आज़ाद हो गए? नहीं। आज़ादी का मतलब आपके पास बोलने की आज़ादी हो, अपने हिसाब से रहने की आज़ादी हो, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी हो, और बेसिकली देखा जाए तो आज़ादी हर चीज़ की हो जो एक आम इंसान को होनी चाहिए, रहने की, खाने की, पीने की, बात करने की, हर चीज़ की। और वही चीज़ अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे देश के महिलाओं के लिए नहीं है। आज भी महिलाओं को ये देखना पड़ता है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, किसके साथ बात करनी है, कैसे बात करनी है, घर से कब निकलना है, घर तक कब पहुंचना है, और ढेर सारी चीज़ें। तो क्या आप उनको सही मायनों में आज़ाद मानोगे? बिल्कुल इसी वजह से इस बार के इंडिपेंडेंस डे पर ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंस डे की बधाइयाँ सिर्फ मर्दों को दे रहे थे। वैसे भी अगर आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस की जो फाइट हुई थी, जो आंदोलन हुए थे, उनमें ज़्यादातर पार्टिसिपेशन मर्दों का ही था। ये बात सही है कि औरतें भी थी, ऐसी बात नहीं है कि औरतें नहीं थी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपको मर्दों का ही देखने को मिलेगा। तो ये बात कहना गलत नहीं है कि मर्द सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़े, क्योंकि अगर वो सबकी आज़ादी के लिए लड़े होते तो इस बात का फिर कोई तुक नहीं बनता कि देश की आधी जनसंख्या आज भी अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही। आरजीकर हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस में इसमें हॉस्पिटल जिम्मेदार है, क्योंकि उसने सबसे पहले तो रेप को सुसाइड बताने की कोशिश की। फिर सरकार जिम्मेदार है क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं ले रही और सही से कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन इन सब में अगर कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो है समाज। आप खुद सोच के देखो, हमारे समाज
जब रेप एंड मर्डर के केसेस आते हैं, रेप के केसेस आते हैं, तो हमारा समाज का रिएक्शन क्या होता है? रोज़ की बातें हैं, कौन ध्यान देगा? बिल्कुल ऐसा ही, जैसे कि आप जब खुद न्यूज़ देखते हो, आज यहाँ रेप हुआ, बच्चे के साथ रेप हुआ, बूढ़े के साथ रेप हुआ, जानवर के साथ रेप हुआ, मार दिया, ये हुआ, वो हुआ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ की बातें हैं, सुनो और चलते बनो। ये चीज़ हुई कैसे आखिर? हमारे समाज में सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इतना बढ़ कैसे गया? इसका जिम्मेदार है हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्सुअल हैरेसमेंट्स। बहुत लड़कियां, अगर आप उनसे बातें करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब भी वो किसी को मतलब आम तौर पे अपने परिवार को ये बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ या फिर वो हुआ, ये बचपन में हुआ था या इसने किया, किसी परिवार में से किसने किया, तो उसको खारिज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम ड्रामे कर रही हो, झूठ बोल रही हो, तुम्हें अब याद आया, या फिर वो नादान था, तुम नादान थी, या फिर तुम्हें ही वो चाहिए था, या तुम्हारी गलती थी। बेसिकली जो भी हो रहा है, या तो वो किसी काम का नहीं है, बेकार बात है, या फिर वो विक्टिम की गलती है। इसमें परपेट्रेटर की कोई गलती नहीं है। शुरुआत यहीं से होती है। यही चीज़ आगे जाकर आरजी कर हॉस्पिटल कांड बन जाता है। अगर आप चीज़ को समझेंगे तो आप इसको यहीं पे रोकेंगे, और अगर नहीं समझेंगे फिर तो 2012 में निर्भया भी हुआ था, लोग सड़कों पे आए थे। उसके 12 साल बाद आज हम आरजी कर हॉस्पिटल में है, क्या बदल गया? और ऐसे चलोगे तो कुछ बदलेगा भी नहीं। आमतौर पर लोग क्या कहते हैं कि कानून में बदलाव करो। कानून में बदलाव करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कानून में कुछ लूप होल्स हैं, वो मानता हूँ मैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। निर्भया केस के बाद कानून बदला ना, उससे हुआ क्या? आज 12 साल बाद हम फिर से वहीं पर हैं। तो खैर, इसमें इम्प्लीमेंटेशन की भी एक चूक हुई है जिसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बात की बात है। यहाँ सही मायनों में कि अगर कोई चीज़ जिम्मेदार है तो वो है समाज। हमको कानून से ज़्यादा सुधार समाज में करने की ज़रूरत है, लोगों के एटीट्यूड में करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कानून आप चाहे कैसा बना लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले निर्भया केस हुआ था, 12 साल बाद आरजी कर हॉस्पिटल हो गया, फिर से 12 साल बाद ऐसा कोई केस आ जाएगा। अब कुछ नहीं बदलेगा। लोग आउटरीच करेंगे कि फांसी पे चढ़ाओ, इसका एक पार्ट काट दो, ये करो, मार दो। वो बेकार की बात है, उनसे कुछ होगा नहीं। ये सल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ आउटरीच है। सही मायनों में अगर आपको सल्यूशन चाहिए तो आपको पैट्रियार्की पे अटैक करना पड़ेगा। और पैट्रियार्की को जो कुछ सपोर्ट करता है, कास्ट, रिलीजन, जो भी, आपको हर चीज़ पे अटैक करना पड़ेगा। उन आंटियों पे भी जो आपको पैट्रियार्कल नॉर्म्स फॉलो करने की हिदायत देते हैं। बिना इन सब पे अटैक किए आप इस मुसीबत से निजात नहीं पा सकते। और हाँ, इसका मतलब है अपने परिवारों के खिलाफ जाना, अपने ज़िंदगी के प्यार के खिलाफ जाना, अपने एक बहुत वेल रिस्पेक्टेड पर्सन के भी खिलाफ जाना। आपको ये सब करना पड़ेगा अगर आप सुधार चाहते हो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो सुधार कभी नहीं आएगा। पैट्रियार्की इस बात को अफेक्ट करता है कि हम किस जेंडर के इंसान को किस तरह बड़ा कर रहे हैं और उसको किस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है, और इसकी वजह से उसका पर्सपेक्टिव दुनिया को लेकर अलग होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप चल रहे हो और आपका हाथ गलती से किसी स्त्री के गुप्तांग पर लग गया। लाइक कई बार होता है, हम उसे हाथ ला रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो गलती से अनइंटेंशनली वो हाथ लग जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अनइंटेंशनली लग जाता है। लेकिन उस औरत के पर्सपेक्टिव से सोचो, वो इस बात को ओवरथिंक कर सकती है कि क्या इसने जानबूझ के किया, क्या ये नाटक कर रहा है कि इसे गलती से हुआ और इसने जानबूझ के छुआ। ये चीज़ हो सकती है और ये बहुत बार होता भी है। तो ये सिंपल सी चीज़, लाइक अगर आप ध्यान दो तो अगर कोई औरत के साथ ऐसा करे और कोई मर्द के साथ ऐसा हो जाए गलती से, तो ज़्यादातर लोग उसके बारे में ऐसा नहीं सोचते कि इसने जानबूझ के ऐसा किया होगा या गंदे इरादे से किया होगा। लेकिन जब ऑपोजिट जेंडर में बात आती है तो ऐसा ख्याल जहन में आता है। और अगर आप इस बात को मान के चलें तो
कहीं ना कहीं हर मर्द ने औरतों को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ बार ही सही इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली अनसेफ फील कराया है। अब इसमें पूरी तरह गलती आपकी नहीं है क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन पॉइंट वही है। मेरा पॉइंट यह है कि पैट्रियार्की एक ऐसी खतरनाक चीज़ है कि वो आपके अनइंटेंशनल एक्शन को या आपके इवन अनइंटेंशनल वर्ड्स को भी एक इंटेंशन, एक बुरा इंटेंशन प्रोवाइड करा देती है, जो कि एक नॉर्मली इंटेंशन उसका नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंटेंशन उसको प्रोवाइड हो जाता है। और इसीलिए पैट्रियार्की जो लोग समझते हैं कि सिर्फ औरतों के लिए बुरी है, वो सही मायनों में मर्दों के लिए भी बुरी है। और ये मैसेज में खासकर अपने मेन राइट एक्टिविस्ट और जो मेन राइट एक्टिविस्ट के सपोर्टर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो जो अपना पहली बात तो केस उठाते हैं वो हमेशा फेमिनिज्म को बैश करते हुए उठाते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे कि वो फेमिनिज्म के रिप्लाई में अपने केसेस उठा रहे हैं। मैं बात क्लैरिफाई कर दूं कि ठीक है, मैन के ऊपर फॉल्स रेप चार्जेस केस होते हैं और वो गलत है, वो नहीं होने चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आप फेमिनिज्म को बैश क्यों करते हो? क्योंकि देखो, अगर आपका आर्गुमेंट ये है कि ये फेमिनिज्म की वजह से हमें विक्टिम नहीं माना जाता, तो एक बेसिक सवाल, ऐसा कौन सा विचार है जो मानता है कि मर्द सुपीरियर है और औरत इन्फीरियर है? क्योंकि आफ्टर ऑल जो स्ट्रॉन्गर होगा, जो सुपीरियर होगा, वही तो क्राइम कर सकेगा। जो कमज़ोर होगा वो कैसे अपने सुपीरियर को डोमिनेट कर सकता है? कमज़ोर तो डोमिनेट होता है, इसलिए कमज़ोर हमेशा विक्टिम होगा। तो ये कौन सी सोच कहती है कि मर्द सुपीरियर है, स्ट्रॉन्गर है, और औरत इन्फीरियर है, वो लेस स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है? ये कहती है पैट्रियार्की। फेमिनिज्म इक्वल राइट्स की बातें करता है। तो अगर आप सही मायनों में देखो तो अपने मेन राइट्स एक्टिविस्ट और उनके सपोर्टर्स के लिए भी सही मायनों में पैट्रियार्की ही है जो उनका फॉल्स रेप केसेस का और जो बाकी फॉल्स केसेस का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह है। उसकी वजह फेमिनिज्म नहीं है जिसको ये दिन रात बैश करते रहते हैं, और ऑलमोस्ट उसके ही रिप्लाई में अपने सारे के सारे जो केसेस है उसकी बातें करते हैं। जैसे कि फेमिनिज्म अगर नहीं होता तो इनके जो केसेस है उनका कोई वजूद ही नहीं होता। वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं एक छोटी सी अपील भी करना चाहता हूँ। जितना मैंने समझा है कि इंटरनेट पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो विक्टिम है उसका नाम लेकर आप जो है उसका केस की बातें करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है, उसका नाम मत लो, आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करो, उसको आइडेंटिटी को मरने मत दो। अब इसमें मेरा टेक क्या है? जैसा 2012 में निर्भया केस में हुआ था, हमने विक्टिम का जो नाम है उसको निर्भया नाम दिया था। निर्भया उसका असली नाम नहीं था, ये एक फिक्शनल नाम है जो उसको दिया गया इसको पॉपुलराइज करने के लिए। तो मेरे ख्याल में हमें इस आरजीकर हॉस्पिटल केस में भी एक ऐसे ही नाम की ज़रूरत है, निर्भया जैसे नाम की, जिससे हम इसका यूज़ करके इसको पॉपुलराइज करें। क्योंकि वैसे भी एक रेप विक्टिम का नाम जो है, उसकी आइडेंटिटी जो है, वो इस तरह पब्लिकली डिस्क्लोज करना ये कानूनन जुर्म है। आप कह सकते हो कि मीडिया हाउस ने ऐसा किया है, तो मीडिया हाउस अपने केस लड़ सकती है, उसके पास लॉयर्स है, और वो हार भी जाए तो उनके पास इतना पैसा वो बना चुकी होगी इसका नेम डिस्क्लोज करके कि एक छोटा सा पेनल्टी देने में उनका कुछ नहीं जाएगा। दिक्कत आपको ऐसे इंडिविजुअल आएगी। तो आपके भले के लिए भी अच्छा होगा अगर आप किसी फिक्शनल नेम को इस विक्टिम से लगा दें और उससे उसको पॉपुलराइज करें। मेरा सजेशन है रचिका। मैंने थोड़ा गूगल का तो मुझे मालूम चला कि रचिका का मतलब होता है एक सेवियर और प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, जो कि जो विक्टिम है उसके डॉक्टर प्रोफेशन को एक अच्छा खासा उसके साथ लिंक बैठ जाता है, एक सेवियर और प्रोटेक्टर ऑफ पीपल का। तो मैं इस वीडियो के लिए अभी आगे जितना वीडियो बचा है उसमें जितनी बार इस केस का नाम लूँगा मैं इसको आरजीकर हॉस्पिटल केस ना कह के रचिका केस कहूँगा। तो रचिका केस में अगर आप उसके स्पेसिफिक्स देखोगे कि उसकी बॉडी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो मैं सारी चीज़ें बोलूँगा तो नहीं, हालांकि आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो है, आप उसमें पढ़ सकते हो। हालांकि मैं कुछ हाइलाइट्स बताऊँगा
जैसे कि उसका जो है पेल्विक एरिया वो पूरी तरह तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जो पैर हैं वो पूरी तरह से ऐसे खुल गए। सो लाइक बॉडी एक राइट एंगल में चला गया। सो या इट वॉज डैट ब्रूटल कि पूरा पेल्विक फ्लोर की हड्डी ही तोड़ दी गई। इसके अलावा आँख में जो है जो शीशा है, उसके कांच है उसका चश्मे का, वो घुस गया, और उसके नेक पे इंजरी है, और भी बॉडी में बहुत जगह इंजरी है। और जब मैं इंजरी में कह रहा हूँ तो मेरे पास एक वीडियो है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वीडियो की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है कि ये विक्टिम है अपने आखिरी मोमेंट्स में जब उन्होंने ये वीडियो शूट किया था। तो यही था आज का वीडियो। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत छोटा था और वेल डिटेल्ड नहीं था, होना चाहिए था, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका इंटेंशन वो नहीं था। ये बस एक मैसेजिंग थी समाज को इस केस के थ्रू, और वो काम मैंने अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश की है, एक डायरेक्ट टोन में, सीधे साधे लफ्ज़ों में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप ऐसी और सिमिलर वीडियो सोसाइटी के बारे में देखने के लिए, और वैसे मेरा मेन कंटेंट एथिज्म पर है, तो आपको अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फैमिली ग्रुप्स में इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं बोलूँगा आपको अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए सिया।